साउथ ईस्ट एशिया शायद पूरी दुनिया के लिए इस साल का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान होने वाले हालिया कॉन्फ्लिक्ट है। India launching a military operation targeting what it calls terrorist infrastructure inside Pakistan. Pakistan says the country has launched a retaliatory military operation against India. Operation Bunyad-ul-Marsus, which translates to a firm wall of lead. Two neighbors with nuclear weapons on the brink of war. इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर मैंने थोड़ी जल्दी वीडियो इससे नहीं बनाई क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग था और इसके अंदर कुछ ऐसे मामला थे जिनको वेरीफाई करना जो था वो थोड़ा सा मुश्किल था। इस वीडियो के लिए या इस वीडियो के अंदर का जो मकसद है वो इस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना और इसके ऊपर इसकी वजह से जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आपके ऊपर या मेरे ऊपर आई हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना और इसके साथ साथ मीडिया का जो रोल रहा इस पूरे वॉर मॉन्गरिंग में या इस पूरे सिनेरियो के अंदर उसको भी एक नज़र थोड़ा सा देखना और किस कंट्री ने क्या पाया और किसने कितना नुकसान किया यहाँ पर भी हम थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर इसको देखेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैजान सिरोज और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैजान। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये जो कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होती है उसकी तारीख थी 22 अप्रैल। 22 अप्रैल वाले दिन इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के पहलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ मिलिटेंट्स, तकरीबन 5 मिलिटेंट थे जिन्होंने वहाँ पर टूरिस्ट को अपने टेररिज्म का निशाना बनाया। इस अटैक के थ्रू तकरीबन 26 लोग जो है वो अपनी जान खो बैठते हैं और इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात थी इस अटैक की वो ये थी कि जो टूरिस्ट क्लेम कर रहे थे कि उनसे रिलीजन पूछ के उनको जो है कत्ल किया जा रहा था। यानी बेसिकली टारगेट जो था वो हिंदू को टारगेट किया जा रहा था। और अगर हम टोटल जो डेथ्स हैं उनको भी देखें तो 26 में से 24 लोग जो थे वो हिंदू थे जबकि एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम डेथ इसमें शामिल है। अगर इस अटैक के करने वाले जो मिलिटेंट्स थे उनके वेपन्स को देखा जाए तो उनके पास AK-47 इक्विप थी। यानी देखा जाए तो ये कुछ इसी तरीके के एम्यूनिशन है जो कि इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स इस्तेमाल करते हैं। तो इनिशियली ये जो अटैक हुआ इस अटैक के फ़ौरन बाद ही द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मानी जाती है कि लश्कर तैयबा की एक ऑफशूट है, इसने इनिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की बट थोड़ी टाइम के बाद ही उन्होंने जो है इस बात से वो मुकर गए और उनका ये कहना था कि वो इस मामले में किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते। अब जैसे ही खबर लोगों तक पहुंचती है तो मुझ जैसे जो लोग थे या एवरेज पाकिस्तानी अगर हम बात करें तो सबका ये मानना था कि थोड़ी देर के अंदर ही इंडिया जो है ये ब्लेम पूरा पाकिस्तान के ऊपर डाल देगा और कुछ ऐसा ही हुआ। हार्डली विद 15 और 20 मिनट्स की अगर हम बात करें जो इंडियन मीडिया पे इस पूरे इंसिडेंट को फॉलो कर रहे थे हमने ये बात देखी कि 15-20 मिनट के अंदर ही कुछ स्केचेस इंडियन मीडिया ने रिलीज़ कर दिए। इसके बाद कुछ ये बातें भी कही गई कि ये जो मिलिटेंट्स थे इनके जो डिजिटल सिग्नेचर्स हैं कुछ कराची से मिले गए हैं, कुछ पाकिस्तान के दूसरे इलाके से मिले गए थे और बगैर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन के इंडियन मीडिया को इस तरीके के जो पोर्ट्रेट्स थे या जो पिक्चर्स थी और जो इस तरीके के मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ जो है वो उन्होंने अपने लोगों के साथ की और जो अपने मीडिया हाउसेज हैं इस तरीके की चीज़ें प्ले करना स्टार्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे ये बात भी समझनी होगी कि ये हालिया वक्तों में एक ऐसा अटैक था जिसमें पहली दफ़ा जो है वो टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। तकरीबन 20-25 साल में ये पहला वाक़या था जिसमें टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। और ये बात समझने की भी ज़रूरत है कि जो कश्मीर है इसकी जो इनकम है वो सेकेंड जो लार्जेस्ट इनकम है दैट इज़ बिकॉज ऑफ टूरिज्म। तो अगर टूरिस्ट को वहाँ पर अटैक किया जाता है तो टूरिस्ट इंडस्ट्री वहाँ की बैठ जाएगी और एक एवरेज कश्मीरी जो इंडिया की साइड पर है उसके लिए जो ज़िंदगी है थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अगर इस अटैक की बात करें तो पाकिस्तान समेत दुनिया के हर तकरीबन मुल्क ने इसको कंडेम किया। जिस पे हम देखें तो यूएसए, क्योंकि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट भी उस वक्त इंडिया में मौजूद थे, उन्होंने भी इस अटैक को कंडेम किया। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो उन्होंने भी कंडेम किया। यूरोपियन यूनियन की बात करें, आप एशिया की किसी भी कंट्री की बात करें, मतलब हर सेन आदमी, हर सोच समझ रखने वाला डिसेंट ह्यूमन बीइंग इस अटैक को कंडेम करता है। और किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से कोई इंसान की जान इस तरीके से नहीं जानी चाहिए जिस तरीके से पहलगाम अटैक ने गई। तो अब अगर बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस अटैक के रिएक्शन में क्या किया तो उन्होंने सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया और वो ये किया कि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन करवाई थी और वर्ल्ड बैंक इसके अंदर मीडिएटर रोल प्ले कर रहा था, उस ट्रीटी को जो है सस्पेंड कर दिया। अब ये देखें ये ट्रीटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और वाटर इनफ्लो जो है वो इंडिया से आता है, तो इंडिया ने बेसिकली इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। अब इस ट्रीटी के चलते हुए काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो दोनों मुल्कों के ऊपर आई थी और इंडिया ने कह दिया अब हम इस पानी को अपनी तरफ रोक के रखेंगे या इस पानी के जो अगर हम छोड़ेंगे भी तो अपनी मर्जी से छोड़ेंगे और इससे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक किस्म का नुकसान हो सकता है। और इस बात को यूँ भी समझना है कि पाकिस्तान और इंडिया ने 1960 के बाद 3 जंगें लड़ी हैं। अगर हम 65 की वॉर देखें, 71 की वॉर देखें, इवन कारगिल की वॉर को भी देखें तो इन तीनों वॉर्स के बावजूद भी कभी इस ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया गया था। लेकिन फर्स्ट टाइम सिंस इस ट्रीटी वॉज
लेट्स से इस्टेब्लिश, इसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ साथ इंडिया ने एक और स्टेप ये भी लिया कि पाकिस्तान के तमाम डिप्लोमेट्स थे उनको एक्सपेल कर दिया, और पाकिस्तानी जितने भी इंडियन टेरिटरी में मौजूद थे सबको 2 या 3 दिन के अंदर जो है वो अपनी इंडियन टेरिटरी को छोड़ने का हुक्म दे दिया था। इसके साथ साथ एक बात ये स्टैब्लिश हो चुकी थी कि इंडिया कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा, क्योंकि इसकी बेसिक वजह ये थी कि वहाँ की जो मीडिया हाउस है वो बहुत ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग इन नेचर हो चुकी थी। यानी अगर आप उनकी मीडिया को देखते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता कि शायद आवाम इतना जो है रिटेलिएट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मीडिया हाउसेज ने इतना गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना दिया था कि कब अटैक होगा, कब अटैक होगा, कब अटैक होगा, और हम इन स्टेप से ज़्यादा आगे क्या करेंगे। तो इतनी वॉर मॉन्गरिंग की जा चुकी थी कि ये बात तो तय थी कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ मिलिट्री स्ट्राइक करेगी। अगर हम पाकिस्तान के स्टांस की बात करें तो पाकिस्तान ने सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस अटैक को कंडेम किया। देखिए, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, कोई भी सेन आदमी या कोई भी शऊर रखने वाला जो शख्स है किसी भी तरीके से अटैक को जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसके साथ साथ एक बात ये भी समझने की जरूरत है, ये जो वॉर्स होते हैं ना उसमें एक और एलिमेंट भी अब हमारे सामने जुड़ के आ गया है। एटलीस्ट 2019 और 2025 के जो स्कर्मिशेस हैं, इसके बाद ये वाला जो टाइप ऑफ वॉर है ये भी थोड़ा सा हमें पढ़ना समझना और इसको सीखना चाहिए, और वो है वॉर ऑफ ऑप्टिक्स। देखिए, पाकिस्तान ने 2025 में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया इस पूरे अटैक के बाद वो ये कि अपने आप को इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश कर दिया। इंटरनेशनल जो जितने भी प्ले मेकर्स होते हैं इनके सामने पेश किया और ओपन इन्वेस्टिगेशन की दावत दे दी कि जिसको लगता है कि इस अटैक पे पाकिस्तान ने, ये अटैक के पीछे पाकिस्तान है, वो आए न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करे और साबित करे कि इस अटैक में पाकिस्तान में किसी भी किस्म का रोल है। क्योंकि पाकिस्तान ने इस अटैक में इस बात को जाहिर किया कि इनका कोई भी रोल नहीं है, और उन्होंने अपने आप को इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश भी किया था। तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो ऑप्टिक था ना काफ़ी ज़्यादा काम आता है। कैसे काम आता है हम जरा आगे जाके देखते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये बात भी कही है कि ये जो अटैक है ये बेसिकली इंडियन जो पॉलिसीज़ है उनका एक नतीजा है, और इनके जो लोग हैं वो इंडियन पॉलिसी से नाखुश है। 22 अप्रैल को ये दर्दनाक वाकया पेश आता है, और तकरीबन 6 और 7 मई की जो दरमियानी रात थी वहाँ पे इंडिया जो है रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर करता है। वंस अगेन इस बात को मैं फिर से ही रिपीट करता हूँ कि इंडियन मीडिया ने इतना प्रेशराइज कर दिया था गवर्नमेंट को, जो कि मुझे फील होता है, ये मेरी एक थिंकिंग है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि उन्होंने अपने चैनल्स के ऊपर इस तरीके से वॉर मॉन्गरिंग कर दी थी कि पाकिस्तान में ऐसे घुस जाओ, पाकिस्तान में ऐसे घुस जाओ, ये तबाह कर दो, वो तबाह कर दो, कि वॉर शुरू होने से पहले या स्ट्राइक होने से पहले ही गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो ऑप्टिक्स का चक्कर है, ये ऑप्टिक्स के चक्कर भी गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके से सिनेरियो करना था कि ऑप्टिकली भी जो है वो विनर्स करार पाए जाएँ, और कुछ इस तरीके का भी एक्शन लेना था जिसके थ्रू एक टफ मैसेज पाकिस्तान को भी जाए। तो अगर हम 6 और 7 मई के दरमियान की रात की बात करते हैं तो इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर कुछ एयर स्ट्राइक्स की। तकरीबन 12:30 का वक्त था जब मेरे किसी एक दोस्त के मुझे मैसेज आया कि बावलपुर के अंदर जो है किसी किस्म की बहुत ज़ोरदार किस्म के धमाके की आवाज़ सुनाई दी गई है। इनिशियली तो हमने भी शरग ऑफ कर दिया कि कोई PMT फट गया हो, इस तरीके के सिनेरियोज होंगे, बट सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन तब समझ में आई कि जब उसके उस वाक़े के या उस मैसेज के 15-20 मिनट के बाद ही उसने ये मैसेज भी किया कि यहाँ पर जो है वो जहाज़ एयरबॉर्न हो चुका है, यानी जो पाकिस्तान एयरफोर्स थी वो एयरबॉर्न हो चुके थे। और तकरीबन 1 या सवा बजे के दरमियान था पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बात करें तो जो हमारे DGISPR है उन्होंने भी इस अटैक को कंफर्म किया, और ये अटैक अपने जो नेचर था वो उसमें अपने नेचर का सबसे पहला अटैक था जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर तो शेलिंग की गई या जो भी एयर स्ट्राइक्स की गई, जिसमें कोटली मुजफ्फराबाद भी शामिल थे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने भावलपुर जैसे शहर के अंदर अटैक किया, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के भी थोड़ा सा डीप बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, या डीप इन पंजाब था, उसके ऊपर भी अटैक किया गया। और इंडियन मीडिया का ये कहना था, या इंडियन जो वहाँ से प्रेस रिलीज़ होती है तकरीबन 2 बजे, तो वहाँ के जो प्रेस रिलीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बात की गई कि पाकिस्तान के अंदर ये जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स थे उनको उनको अटैक का निशाना बनाया गया है, और किसी किस्म के जो है मिलिट्री यूनिट को टारगेट नहीं किया गया, और किसी किस्म का इंडियन जो गवर्नमेंट है वो एस्केलेशन नहीं चाहती, और इस एक्शन से उनका क्या ये मानना था कि मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बट लाइक आई सेड, ये मामला जो है इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला तो नहीं था। और जैसे कि मेरे एक दोस्त का जो उस वक्त हाजिर भी थे, भावलपुर के अंदर ही मौजूद थे, 15 से 20 मिनट के अंदर जो जहाज़ों की आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई थी। और माना ये जाता है, अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, पाकिस्तान इंडियन मीडिया को खुद के लिए छोड़ देते हैं, ये अपने तर्ज की सबसे बड़ी डॉग फाइट थी हालिया वक्तों में, या एटलीस्ट बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज़, जिसमें कुछ 80 जहाज़ इंडिया की तरफ से अपने एयर स्पेस में मौजूद थे, और पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ 40, 45 या 35 अबव जहाज़ पाकिस्तान की एयर स्पेस में मौजूद थे।
और रात के अंदर ही पाकिस्तान ने अपना रिटेलिएटरी स्टांस या अपना रिटेलिएटरी एक्शन शुरू कर दिया। और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसने ये बात को क्लेम किया कि इंडिया के उसने तकरीबन 6 और अब शायद 7 जहाज़ों की जो है हमारे पास एक फिगर आ रहा है, तकरीबन 7 जहाज़ जो है वो इंडियन एयरफोर्स के गिरा दिए। अच्छा, ये बात को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि इन जहाज़ों में 3 ऐसे जहाज़ भी शुमार किए जा रहे हैं जिनका नाम था राफेल। और राफेल अपने तर्ज के ये मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से काफ़ी महंगा भी जहाज़ है और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न कैपेबिलिटी भी रखता था। तो पाकिस्तान का ये क्लेम करना है कि उन्होंने ये जहाज़ गिराए हैं, ये बहुत बिग न्यूज़ समझी जाती थी। और अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को भी देखें तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी कुछ इस बात का इज़हार किया है कि पाकिस्तान का ये क्लेम जो है कुछ हद तक तो दुरुस्त है। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, जैसे CNN की बात करें, BBC की बात करें, रॉयटर्स की अगर हम बात करें, तो इन्होंने इस बात को क्लेम किया है कि अगर 6-7 की अगर जहाज़ की बात नहीं की जाए तो एटलीस्ट किसी ने क्लेम किया कि 3 जहाज़, किसी ने क्लेम किया 4 जहाज़ एटलीस्ट जो है वो इंडियन टेरिटरी के अंदर जाके गिरे हैं। और इनके अंदर जो है मल्टीपल जहाज़ राफेल भी शामिल हो सकते हैं। हालिया दिनों में अगर इंडियन एयर मार्शल की भी अगर हम बात सुने तो उन्होंने भी कुछ इस तरीके से कुछ हिंट दी थी कि जो कॉम्बैट सिचुएशन होती है इसमें जो है इस तरीके के लॉसेस हो सकते हैं। कितना लॉस हुआ है, क्या लॉस हुआ है, ये ड्यू टाइम में बता दिया जाएगा। बट अगर हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करें या ऐसे डिफेंस एनालिस्ट की बात करें जो कि न्यूट्रल रह के इस पूरे मसले को देख रहे थे, सुन रहे थे, उनकी अगर बात की जाए तो उनका यही कहना है कि कभी भी किसी भी किस्म की कोई भी गवर्नमेंट होगी वो इस बात को तस्लीम नहीं करेगी। तो हमें कभी भी ये बात ऑफिशियल तरीके से नहीं पता चल सकती कि एट द एंड ऑफ द डे कितने जहाज जो थे वो एक्चुअली डाउन किए गए हैं और कितने उनमें से जो थे वो राफेल जहाज थे। 7 मई की सुबह जैसे ही होती है और स्टॉक मार्केट्स खुलती हैं तो वहीं से ब्लडबाथ होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जाहिर है जब भी 2 कंट्रीज आपस में इस तरीके की वॉर सिचुएशन में आती हैं, स्टॉक मार्केट्स आर द फर्स्ट टू रिएक्ट। और स्टॉक मार्केट ने इसी तरीके से नेगेटिव रिएक्ट किया था। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और भी समझाता हूँ कि देखिए, हम इंटरनेशनल मीडिया को जो फॉलो करें और इस तरीके के स्टॉक्स वगैरह को फॉलो करें तो हमें कुछ पिक्चर वहाँ से भी समझ में आती है। ये जो वॉर ऑप्टिक्स वाला जो एंगल है ना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया ने क्लेम किया कि हमारे कोई जहाज़ नहीं गिरे अगर हम 7 मई तक की बात करें, और पाकिस्तान ने क्लेम किया हमने कुछ उनके जहाज़ गिरा दिया। 7 मई के दिन जब स्टॉक एक्सचेंजेस दुनिया भर की खुलती हैं तो जो डसॉल्ट कंपनी है जो कि राफेल बनाती है उसके स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है। और ये जो चाइनीज़ पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट थे, जो चाइनीज़ मेड एयरक्राफ्ट हैं, उनकी जो कंपनीज़ हैं इनके स्टॉक में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि वर्ल्ड लीडर्स जो कि इस पूरी वॉर को फॉलो कर रहे थे या जिनका जो स्टेक था इन 2 कंपनीज़ के अंदर, उनको ये बात समझ में आ गई थी कि एक्चुअल में क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और इसी वजह से जो उनकी प्राइसेस, शेयर की प्राइसेस है, वो भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो गई थी। इसी तरीके से अगर हम 8 मई की बात करें, 8 मई वाले दिन एक और यहाँ पर एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला गया या इस पूरे वॉर सिचुएशन में एक नया एंगल लाया गया जब कराची के अंदर और पाकिस्तान के दूसरे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इंडिया ने ड्रोन्स भेजना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, ये जो ड्रोन्स थे इजराइल मेड ड्रोन्स थे और इन ड्रोन्स का जो काम था अपने टारगेट को जाके स्ट्राइक करना होता था या कुछ डेटा जो था वो जो है वो इंडियन साइड की तरफ पहुंचाना होता था ताकि एयर स्पेस के हवाले से या जो टेक्नोलॉजी एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके बारे में कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन वो अपने हैंडलर्स को दे सकें। तो फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ अगर मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर मैंने एटलीस्ट ऐसे इस तरीके के ड्रोन्स देखे थे। अच्छा, ये मलिर के एरिया में भी नज़र आए, शारे बस्तर में भी नज़र आए, और ये जो बड़े बड़े इलाके हैं जहाँ से आपको इसका काफ़ी ज़्यादा वीडियो फुटेज भी मिल जाएगी। तो और इसके अलावा जो गांव देहात की अगर हम बात करें वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा फुटेज वगैरह मौजूद है जिसमें वो ये दिखाते भी हैं कि किस तरीके से ड्रोन्स अटैक इंडिया की तरफ से हुए और पाकिस्तान ने किस तरीके से इनको न्यूट्रलाइज़ किया या पाकिस्तानी फ़ौज ने किस तरीके से इसको न्यूट्रलाइज़ किया। और यहाँ पर लोगों का जज्बा भी देखने वाला था कि वो भी इन ड्रोन्स को गिराने के लिए किस तरीके से उतावले हो रहे थे, वो किस तरीके से अपने आर्मी के साथ खड़े हुए थे। और इंडिया भी ये बात क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने भी वहाँ पर ड्रोन अटैक करवाए और काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स पाकिस्तान ने भी भेजे, लेकिन इस किस्म के जो फुटेज है इंडियन साइड की तरफ से तो एटलीस्ट नहीं मिली। और वहाँ की जो वॉर मॉन्गरी थी वो इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उनका कोई बात भी कहना जो था ना बड़ा मुश्किल था मानने के लिए, एटलीस्ट अगर आप एक न्यूट्रल एस्पेक्ट रखते हो इस पूरी सिचुएशन के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो तूफान बदतमीजी चल रहा था ये भी अपनी मिसाल आप था। मतलब इतनी अनवेरीफाइड इमेजरी, इतनी अनवेरीफाइड वीडियोस, और ये सोशल मीडिया तो छोड़े पाकिस्तान मीडिया और इंडियन मीडिया भी इस तरीके से चला रही थी जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। मतलब जो बेसिक एथिक्स होते हैं, बेसिक नॉर्म्स होते हैं कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करो। अच्छा, ये बात तो वाला वजन भी सिखाता है, लेकिन इस वॉर सिचुएशन के अंदर ये जो मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ बार बार, इस तो इतना एम्फेसाइज कर दिया गया था दोनों तरफ से आई विल से कि
कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वेरीफाई हो ही नहीं पा रही थी, या जिस मीडिया उसकी जो मर्जी आती थी वो छाप देता था। और सोशल मीडिया के ऊपर तो वैसे ही इतनी सारी अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। लेकिन इस पूरे सिचुएशन के अंदर जो एक बात दब के रह गई, और वो थी ह्यूमन कैजुअलिटी। देखिए, कश्मीर का ये मसला है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है वो कश्मीर का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों कंट्रीज या दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट कश्मीर को ही भूल जाती हैं। इतने ज़्यादा लोग अक्रॉस द बॉर्डर, चाहे वहाँ के मरे हों चाहे यहाँ के मरे हों, शेलिंग के अंदर मारे गए, ये जो कन्फ्रंटेशन हुई इसके अंदर मारे गए। पाकिस्तान में बहावलपुर या इस तरह के जो दूसरे शहर थे वहाँ पे तो इंडिया ने डायरेक्ट अटैक भी किया था, वो लोग भी मारे गए। इसके साथ साथ दोनों तरफ सोल्जर्स का भी जो है काफ़ी ज़्यादा कत्लेआम हुआ। और किसी फिगर की हम बात करें तो दोनों कंट्रीज ने अप्रॉक्सीमेटली 50 से 100 के दरमियान मिलिट्री एंड सिविलियंस को लूज़ किया इस पूरी सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला था, ये जो वॉर मॉन्गरिंग थी, ये एक्चुअल विक्टिम्स की तरफ गई ही नहीं। यानी जो एक्चुअल विक्टिम्स थे, जो कश्मीरी थे, चाहे वो इस तरफ हो या उस तरफ हो, उनकी तरफ तो कोई पहुंचा ही नहीं। और इसका जो एक्चुअल मुद्दा था या एक्चुअल जो उनके मामला थे, वो किसी ने जानना जरूरी नहीं समझा। यहाँ पे मैं कुछ ये बात फिर से क्लियर करना चाहूँगा, और ये बात मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया का रोल बहैसियत इंडियन मीडिया बहुत 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 बेहतर था। अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो उन्होंने तो कभी लाहौर की जो हमारा सी पोर्ट है उसको तबाह कर दिया था। जी हाँ, लाहौर में भी एक सी पोर्ट है, इंडिया ने दरियाफ्त किया है। और कराची का जो सी पोर्ट था उस पर तो INS विक्रांत ने तबाही कर चुका था। और अगर हम बात करें तो इंडियन फौज जो है वो पाकिस्तान भी आ चुकी थी। हमारे जनरल आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उसके खिलाफ कूप भी हो चुका था, और शहबाज शरीफ को तो बंकर में चले गए थे। इस किस्म की वाहियात किस्म की जो रिपोर्टिंग है वो इंडियन मीडिया के ऊपर देखी गई है। अच्छा, देखी गई है तो एक अलग बात है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। मतलब ऐसे ऐसे जोकर्स आई वुड से न्यूज़ डिलीवर कर रहे थे, और उस अंदाज में डिलीवर कर रहे थे जैसे उनको तो मज़ा आ रहा है। दोनों तरफ लोग मर रहे हैं, सिविलियंस मर रहे हैं और फौजी भी मर रहा है, तो भाई कोई अच्छी बात तो नहीं है। लोग मर रहे हैं और ये जो वॉर मॉन्गरिंग मीडिया है इस बात से मज़े ले रही थी। तो ये एक बड़ी शर्म की बात थी, और कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना चाहिए कि आखिर हम जहाँ का रहे हैं। इसी के चलते हुए 9th एंड 10th मई की जो दरमियानी रात थी, वंस अगेन मामला काफ़ी ज़्यादा एस्केलेशन साइड पर चला गया था, और पाकिस्तानी एयरबेसिस के ऊपर वंस अगेन अटैक किया गया था फ्रॉम द इंडियन साइड। इसके नतीजे में पाकिस्तान ने अपना एक रिटेलिएटरी एक्शन प्लान, जिसको बुनियानुल मरसूस का नाम दिया गया था, उसको लॉन्च किया। ये जो अटैक था ये भी वंस इन अ लाइफ टाइम देखने वाली चीज़ थी, जिसको हम वंस इन अ लाइफ टाइम में देखें तो अच्छा है। बट इसमें भी देखा गया था कि पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा जो है अटैक करने की कोशिश की, और काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी एयरबेसिस को, इनकी जो है गन्स डिपो को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो तोड़ने की, तबाह करने की कोशिश की गई। जिसके अंदर उधमपुर एयरबेस की अगर हम बात करें, या इसके साथ साथ जो डिफरेंट किस्म के पठानकोट इस तरीके के इलाके भी गवर्नमेंट क्लेम कर रही थी। S-400 नामी जो सिस्टम है जिसको पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, उसने तबाह किया था। ये सारे जो क्लेम्स है पाकिस्तान की तरफ से किए गए, और ये जो अटैक का वंस अगेन इट वॉज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट पाकिस्तान, क्योंकि ये बात यहाँ पे मानी जाती है कि क्योंकि इंडिया कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा था, उसके नतीजे में एक अटैक पाकिस्तान की तरफ से भी बनता था, और पाकिस्तान ने ये अटैक देके अपना वो जो बर्डन था उस बर्डन को कम किया। पाकिस्तान के इस ऑपरेशन के बाद वंस अगेन मैं जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो इंटरनेशनल मीडिया में ये बात रिपोर्ट होना स्टार्ट हुई, कुछ ऐसी डेवलपमेंट अक्रॉस द बॉर्डर दोनों तरफ से होना स्टार्ट हुई थी, जिसने दुनिया को एक पैनिक कोड में डाल दिया था। अच्छा, दुनिया क्या इंटरनेशनल जो एलिमेंट सेल की बात करें तो दोनों इंटरनेशनल एलिमेंट्स जो है दोनों कंट्रीज़ पे ये बात कह रही थी कि आप रिस्ट्रेंट करें और मिल बैठ के जो है मसले का हल निकालें। लेकिन सब ये बात समझ गए थे कि ये जो मसला है ना, अब अगर सॉल्व नहीं होता तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट कर जाएगा, और फिर न जाने क्या हो सकता है। तो जैसे ही पाकिस्तान का जो ऑपरेशन होता है उसकी दोपहर यानी 10th मई की अगर हम बात करें, 10th मई के दिन अचानक से आउट ऑफ द ब्लू डोनाल्ड ट्रंप जो है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो सीज़ फायर हो चुकी होती है उसका ऐलान करते हैं। अच्छा, ये भी इसलिए थोड़ा सा एक शॉकिंग खबर दुनिया के लिए है, क्योंकि एक रात पहले या एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप से बार बार पूछा जा रहा था कि वो कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेते हुए। तो उनका यही कहना था कि ये जो दो मुल्क हैं आपस में हज़ारों सालों से लड़ रहे हैं, पता नहीं उनको हज़ारों साल की जंग कहाँ से नज़र आ गई, बट उनका ये मानना था कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई पहले ही कर चुके हैं और आपस में कुछ ना कुछ जो है सोल्यूशन खुद ही निकाल लेंगे। लेकिन आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने जो है वो सीज़ फायर को जो है अनाउंस भी किया, और बार बार उसका क्रेडिट आज तक ले रहे हैं जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ये बात इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिफोर इंडिया एंड पाकिस्तान ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रेक कर दी कि जो है उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर करा दी है। और थोड़ी देर के बाद डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट के बाद दोनों मुल्कों के लिए DGMO स्टेट यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस है, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि दोनों मुल्क जो है इफेक्टिवली
इंडिया के 5 बजे, पाकिस्तान के 4:30 बजे से सीज फायर स्टार्ट कर देंगे और किसी भी किस्म का मिलिट्री एक्शन, चाहे वो नेवी का हो या बाई एयर हो, किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होगा। अगर इस पूरे इंसिडेंट में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगर किसी और की तारीफ की जानी चाहिए तो वो थे यूएस के सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो। इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू इन दोनों कंट्रीज के साथ काफ़ी इंगेज किया और इन दोनों कंट्रीज़ को सीज फायर के ऊपर आने पर आमादा किया। अच्छा, जैसे ही सीज फायर अनाउंस होती है तो हमें डिफरेंट किस्म के रिएक्शंस देखने को मिलता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे आपको सेलिब्रिटी रिएक्शंस मिलना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तानीज बिलीव ये कर रहे थे, जो हमारा मीडिया दिखा रहा था, जो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा था, कि पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा जो है अपना पॉइंट प्रूव किया। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू की बात अगर हम करें तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इनको प्रूव किया, और ये जो वॉर ऑप्टिक्स वाला जो एंगल था पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक अपने नाम किया। अच्छा, इसकी जो सबसे बुनियादी वजह थी वो, उनमें 2 वजह अगर मैं कहूँ तो 2 वजह थी। सबसे पहले इंडिया ने जो अपना केस था ना इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा वीक कर दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरीके के प्रूफ्स वगैरह जो थे इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं दिए, या इंटरनेशनल मीडिया को जो इंटेलिजेंस इंडिया के पास थी जो एटलीस्ट वो क्लेम कर रहा था, कोई इस किस्म की इंटेलिजेंस या जो इस किस्म की जो प्रूफ थे वो किसी भी इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल फोरम पे शेयर नहीं किए। उसके साथ साथ जो इनकी मीडिया ने वॉर मॉन्गरिंग की है और बकवास किस्म की जो रिपोर्टिंग की है, अगर मैं आई एम सॉरी टू से बट बकवास वाज इज़ द राइट टर्म, जो उस तरीके की इन्होंने अपने इमेज का जो है ना बहुत बड़ा जो है आई थिंक नुकसान किया। और इनकी इन 2 प्रॉपर्टीज़ की या इन 2 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से जो वॉर ऑप्टिक्स था वो पाकिस्तान के फेवर में जा चुका था। यही वजह है कि अगर आप इंडियन मीडिया को फॉलो करो या इंडियन न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करो, इंडियन रिटन मीडिया को फॉलो करो, वहाँ पर एक बात हमेशा पूछी जा रही थी कि अगर इंडियन मीडिया ये बात कह रहा है कि हमारा अपर हैंड था, तो फिर आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट ने सीज फायर क्यों किए। अच्छा, एक और बात भी चल रही थी कि उन्होंने पहले मुझे फ़ोन किया, उसके डीजीएमओ ने मुझे पहले फ़ोन किया, इन्होंने सीज फायर के पहले जो है प्रपोजल रखा गया, हमने इनको एक्सेप्ट किया। वंस अगेन अब तक इसकी कोई एक्चुअल या फैक्चुअल कंफर्मेशन नहीं हो पाई है। हर मीडिया या हर गवर्नमेंट जो है अपने आप का स्टांस रख रही है, और लेट्स वेट, थोड़े दिनों में शायद इसका मामला भी जो है हमारे सामने आ जाएगा कि आखिरकार एक्चुअल सिचुएशन क्या थे। अगर दुनिया की बात करी जाए तो कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जो कि सीज फायर से खुश नहीं थी, बल्कि हर कंट्री के हम जितने भी बड़े जो डिप्लोमेट्स होते हैं या बड़े पोजीशन पे रहने वाले लोग होते हैं, सबके ट्वीट्स देखें, सबके बयानात देखें, सब ने इस सीज फायर का खैर मकदम किया। यानी सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जो दरमियान अगर कोई जंग होती है उससे पूरी दुनिया का ही नुकसान है, बस इन 2 कंट्रीज़ को ये बात समझ में नहीं आती। इसी के साथ साथ अगर हम बात ये करें कि आखिर इस पूरे कन्फ्रंटेशन से दोनों मुल्क को क्या सीखना चाहिए, तो आइए देखते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को एज अ कंट्री यहाँ से भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले जो टेररिस्ट के वाक़यात होते हैं, देखिए कश्मीर कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे ये पहली दफ़ा कोई वाक़यात इस किस्म के पेश आए हैं। यानी कश्मीर के अंदर टेररिज्म अनफॉर्चुनेटली एक नॉर्म सी बन गई है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। बट कश्मीर जैसे सिचुएशन में, कश्मीर जैसे रीजन के अंदर इस किस्म का वाक़या होना, और लोगों का जो ये कहना है कि वहाँ पर किसी किस्म की फ़ौज मौजूद ही नहीं थी, जबकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर इंडियन अफवाज के तकरीबन 7 लाख जो है अफवाज मौजूद है, उन सब में या उन सब की मौजूदगी के होते हुए इस किस्म का वाक़या पेश आता है, ये पता नहीं बड़ा अजीब सा वाक़या है। और एक और बात समझने की हमें ज़रूरत है, इस वाक़ये के होने के बाद भी अब तक वो 5 मिलिटेंट कैप्चर नहीं किए गए, जैसे मैंने अपने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया। तो ये भी थोड़ा सा सवाल निशान है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि अगर लेट्स से इंडियन नैरेटिव को सच भी मान लेते हैं, कोई कुछ टेररिस्ट पाकिस्तान से आए, कुछ लेट्स से सेकंड नैरेटिव भी मान लेते हैं, कुछ लोकल ने इनका साथ दिया, तो वो 3-4 महीने तक आए, ट्रेनिंग की, व्हाटएवर जो भी इनकी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग करने के बाद अपना ये जो क्या कहते हैं टेररिज्म का प्लॉट था उसको अचीव करने के बाद वापसी चले गए और अब तक नहीं मिल रहा है। तो ये सवाल निशान है कि इंटेलिजेंस एजेंसी सो रही थी, वहाँ पे जो बॉर्डर्स पे जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो क्या कर रही थी, और अगर बॉर्डर की सिक्योरिटी को थोड़ी के लिए भूल भी जाए, इतना ज़्यादा जो रिएक्शन था या जो आर्मी का जो रिस्पॉन्स था इतना स्लो क्यों आया। तो ये भी कुछ सवाल निशान है जो इंडिया को आंसर करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर उसको ये बात भी सोचने की ज़रूरत है कि कैसे अपने जो ऑन फुट इंटेलिजेंस है या ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस है उसको इम्प्रूव कर सके। इसके साथ साथ एक और बात जहाँ पे इंडिया वॉर ऑप्टिक्स जब वंस अगेन की अगर हम बात करें, वॉर ऑप्टिक्स के अंदर इंडिया की हार इसलिए भी समझी जाती है कि इंडिया ने किसी किस्म का भी कोई प्रूफ नहीं दिया। देखिए 2007 के अंदर जब हम मुंबई अटैक्स की बात करते हैं, 2006-2007 की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ख़राब हो गई थी, क्योंकि इंडिया इस बार जो आया वो प्रूफ लेके आया। अच्छा, वंस अगेन मैं फिर से पाकिस्तानी मीडिया की यहाँ पे तारीफ़ करूँगा कि उस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिया के कुछ सेक्शन ऐसे थे जिन्होंने उस वक्त भी ये बात क्लेम की थी कि जो टेररिस्ट मुंबई अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो पाकिस्तानी थे, और
हामिद मीर और इस तरीके के जितने भी टेररिस्ट थे, नजम सेठी का भी अगर हम नाम लें, उन्होंने उस वक्त भी अपने कॉलम्स में, अपने चैनल्स के ऊपर ये बात को क्लेम किया था। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो एक बात तो ये भी समझ आती है कि अगर आपको किसी भी मुल्क को टेररिस्ट क्लेम करवाना है, या आपको ये बात क्लेम करवानी है कि ये रिस्पॉन्सिबल था हमारे मुल्क में टेररिज्म के लिए, आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। जब क्योंकि इंडिया प्रूफ देने में नाकाम रहा और बार बार प्रूफ पाकिस्तान ने मांगे, और पाकिस्तान ने अपने आप को यहाँ तक ये बात कह दी थी कि वी आर रेडी फॉर ओपन इन्वेस्टिगेशन, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन, तो पाकिस्तान का स्टांस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव भी हो गया। इसके साथ साथ इंडियन मीडिया का रोल था, वंस अगेन इट वाज वर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। और इंडियन गवर्नमेंट, या जो एक्चुअल में इंडिया की जो हार थी, उसकी जो एक्चुअल वजह है, आई थिंक इंडियन मीडिया ही थी। क्योंकि इंडियन मीडिया ने इतनी ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग फैला दी थी इस पूरे कन्फ्रंटेशन से पहले, ऑपरेशन सिंदूर से पहले, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी, बिटवीन 7 मई एंड 10 में, कि ऐसी खबरें आई, जैसे कि हमने बात की, आपको पहले भी बताया, आपने भी सुनी ही होंगी, कि उन्होंने बेसिकली इंडियन जर्नलिज्म का, जो कि बहुत नोबल इन प्रोफेशन होता है, उसका बिल्कुल मजाक बना के रख दिया था। और आई थिंक अगर हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स की भी बात करें जो कि सनसनी फैलाने के लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ फैलाना उनका काम नहीं था, लोगों के अंदर एंजाइटी फैलाना उनका काम था, वॉर साइरन और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन मैंने कभी किसी भी सेन मीडिया हाउस की तरफ नहीं देखे। अगर आप CNN BBC की कवरेज देखें, उन्होंने कौन कौन सी वॉर नहीं देखे, उन्होंने यूक्रेन रशिया वॉर भी देखी है, उन्होंने, अब अगर हम हालिया वक्तों की बात करें तो उन्होंने इसराइल फ़लस्तीन वॉर भी देखी है, और हर किस्म के जो है वो वॉर्स को कवर भी करता है। क्या आपने कभी वहाँ पर देखा है कि चैनल वाले सायरन बजाना शुरू कर देता है और घुस जाओ और इस तरीके से फाड़ दो, उसको तबाह कर दो, इस तरीके की कोई बयानात करते हैं? तो इंडिया वॉर ऑप्टिक्स के अंदर इस वजह से ब्रूटली हारा है, वुड से ब्रूटली हारा, क्योंकि इनकी मीडिया ने इस तरीके की सिचुएशन क्लेम कर दी थी, जबकि प्रैक्टिकली और रियलिटी इससे बहुत दूर दूर थे। और यहीं पर इंडियन गवर्नमेंट का जो है वो ब्लेम आता है कि उन्होंने इस वॉर मॉन्गरिंग बिहेवियर को, या इस डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को चलते रहने दिया टीवी के ऊपर, और अब जाके जो है कुछ ऐसे जो है वो स्टेप्स किए गए हैं कि आप जो है साइलेंस नहीं बजा सकते, और आपको इस तरह की खबरें वगैरह नहीं दे सकते। बट आई थिंक इट्स टू लेट फॉर दैट। और इंडियन मीडिया को कंट्रोल करना, या इंडियन गवर्नमेंट को अपनी मीडिया के ऊपर जो काबू रखना है ना, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है कोई बहुत ज़्यादा जो है फ्री हैंड देता है अपने प्रेस को या अपने मीडिया हाउसेस को। तो आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जैसे ये सिचुएशन अराइज होती है, पाकिस्तान में ट्विटर जो कि बैन था, ट्विटर फॉर्मरली नोन एज एक्स, जो कि बैन था पाकिस्तान के अंदर, वो ओपन कर दिया जाता है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड करना स्टार्ट कर देती है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने आकर ऐसा क्यों किया? वो क्यों नहीं चाह रही थी कि बाहर की जो रिपोर्टिंग है वो जो है उनके लोग देख पाएँ, और इस किस्म के जो अपने मुल्क का जो गलत नैरेटिव था वो अपने लोगों तक जाने दिया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को ये बात समझनी होगी कि ये जो वॉर ऑप्टिक्स वाला एंगल आया है, उसमें जो उनकी हार है, इसकी वजह ये सारे ही जो स्टेप्स थे वो समझ में आते हैं, और उनको इसके खिलाफ भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने जो यहाँ पे एक चीज़ सीखी होगी, वो ये सीखी होगी कि नंबर 1, इनको इन नॉन स्टेट एक्टर्स जिनके खिलाफ पूरी दुनिया है, इन नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ अपना जो एग्रेशन है या अपने जो ऑपरेशन है उनमें मजीद इजाफा करने की ज़रूरत है। देखें, इस बात में कोई अब डिनाई नहीं कर सकता, इट्स नॉट अ हिडन सीक्रेट, कि पाकिस्तान ने इन नॉन स्टेट एक्टर्स को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन किया फॉर द वेस्ट ऑफिशियली, या फॉर द वेस्ट हमने ये बात को किया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी इस बात को अब टीवी पे जाके कह रहे हैं, और इस पर ये बात ऐसी थी कि ढकी छुपी नहीं थी। अब इन नॉन स्टेट एक्टर्स ने, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। इस बारे में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इज़ द फॉरमोस्ट विक्टिम या फ्रंट विक्टिम ऑफ द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। हमने सबसे ज़्यादा नुकसान झेला है, हमारे लोगों, काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए, 80-90 हज़ार लोग हमने खोए, कोई छोटा नंबर नहीं होता। हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, या इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से। और इसके साथ साथ जो डर और खौफ में एटलीस्ट हम जैसे लोगों ने गुजारा, 90s का दौर गुजारा था, या 2000 का दौर हम देखते थे कि जहाँ पे जिसका जब देखें तो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में नज़र आते थे, सुनते थे, जो जुमा बॉम्ब ब्लास्ट एक ऐसी फैक्चुअल रियलिटी बन गई थी जिसको आज की जनरेशन शायद नहीं समझ पाए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और मिलिट्री लेवल के ऊपर इन नॉन स्टेट एक्टर्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है, और दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म कर दें। देखिए, ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, इस बात का भी हमें रियलाइजेशन है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई भी 100% इन मिलिटेंट ग्रुप्स को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ये आइडियोलॉजी पे वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं हमें
तालीम के ज़रिए, शऊर के ज़रिए और अपने बेहतर आइडियोलॉजी के ज़रिए इनकी इस आइडियोलॉजी को ख़त्म करने की ज़रूरत है और इन नॉन स्टेट एक्टर्स को बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि जब भी हम इस तरीके की सिचुएशन में आए, जैसे इस दफ़ा की सिचुएशन में आए, तो हमारा ये जो पल्ला है ना ऑटोमेटिकली भारी हो जाए। इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ भी करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ एजुकेटिंग अ पब्लिक कि आपने जो है किस किस्म की वेरीफाइड न्यूज़ को शेयर करना है। देखिए, इंडियन मीडिया ने जो किया वो किया, पाकिस्तानी मीडिया भी कुछ बहुत बेहतर था, लेकिन कुछ यहाँ से भी गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों से भी हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमने भी अनवेरीफाइड खबरें जो हैं वो चलाई हैं। हमने भी जो है मज़ाक बनाया अपना और बहुत सारी चीज़ें हमने भी देखी हैं और कहीं न कहीं हमने कम किए, तो हमारा जो वॉर ऑप्टिक्स वाला एंगल था ज़्यादा फेवरेबल लगा दुनिया को और उन्होंने हमें कमेंट किया। और हम इंटरनेशनल मीडिया की भी अगर आप बात करें, वो पाकिस्तान के स्टांस को थोड़ा-सा बेहतर समझते हैं इस पूरे सिनेरियो के बाद, और इंडियन स्टांस को काफ़ी ज़्यादा डिमीनिंग समझते हैं या इंडियन मीडिया पे नज़र रिलाय नहीं कर रहे, और कहीं न कहीं हमारी रिपोर्टिंग थोड़ी-सी बेहतर थी। बट वंस अगेन हमें अपने रिपोर्टर्स को मज़ीद ट्रेन करने की ज़रूरत है इस पूरी सिचुएशन अगर ताकि रिपीट ना हो सके। ये बात मैं दोनों तरफ की मीडिया से कहना चाहूँगा कि देखिए, जर्नलिज्म शुड ऑलवेज़ ओवरशैडो नेशनलिज्म। यानी आपका काम जो है ना वो फैक्ट्स तो रिपोर्ट करना है, और आपका काम ये नहीं है कि आप जो है एक मीडिया के अंदर पिक्चर क्रिएट करना स्टार्ट करता है। देखिए, पुराने वक्तों में मीडिया को जो काम था ना वो ब्लैक एंड वाइट को रिपोर्ट करना हुआ करता था, लेकिन आज की जो मीडिया अनफॉर्चुनेटली वो टीआरपी बेस्ड मीडिया हो चुकी है, और इसका काम जो है वो सनसनी फैलाना है, ब्रेकिंग न्यूज़ देना नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर के जो मामलात हैं उसको टारगेट करना है, या लोगों की जो साइकोलॉजी है उसको टारगेट करना है, और उनको एक ऐसी पिक्चर दिखानी है जो कि शायद प्रैक्टिकली असली हो ही ना। तो यहाँ पर दोनों मीडियाज़ को स्पेशली फिर से कहूँगा, इंडियन मीडिया को काफ़ी ज़्यादा सबक सीखने की ज़रूरत है। अब आइए, ये जो वॉर की सिचुएशन हुई, चलिए 2 हफ्ते या ढाई हफ्ते की अगर टोटल सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो तब से लेके अब तक इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर जो है वो कितना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ। आई थिंक ह्यूमन लॉस सबसे बड़ा लॉस है, इसमें कोई शक नहीं है, और जितनी जानें गई वो तो इररिप्लेसेबल थी, और अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन इनकी इतनी ज़्यादा बात नहीं की जा रही। बट ह्यूमन लॉस असाइड, इकोनॉमिक लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ है दोनों कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, जो कि स्पेसिफिकली इन टाइप ऑफ कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अगर हम एक बात करें इंडियन साइड की अगर हम बात करें, तो जैसे ही उन्होंने अपनी फ़ौज को बॉर्डर के करीब किया या अपने इक्विपमेंट्स को बॉर्डर के करीब करना स्टार्ट करा था, तो यहाँ से भी कुछ इस तरीके के जो है ड्रिल्स और इस तरीके के सिनेरियोज़ होना स्टार्ट हो गए थे। अब बात समझे कि जब भी कोई इस तरीके के मॉक ड्रिल्स होती हैं, या इस तरीके के जो है मूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स होता है, मूवमेंट ऑफ स्टेट मशीनरी होती है, ये इट कम्स एट अ कॉस्ट, बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें भी लगते हैं कि भाई आपके जो जहाज़ उड़ते हैं वो पेट्रोल पे या इस तरीके से जिस भी फ्यूल पे वो रन करते हैं, वो फ्यूल भी सम लैक ऑफ रुपीस का होता है। इसी के तरीके से ये जो बुलेट्स हैं, एम्यूनेशन है, आपके ये जो मिलिट्री पर्सनल हैं, उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, आपके रेडार हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स हैं, ऑल ऑफ देम कम एट अ कॉस्ट। ड्रोन्स भेजे गए, ड्रोन्स कम एट अ कॉस्ट। तो ये जो वॉर का स्केल था, इवन दो इट वाज नॉट दैट मैसिव, बट इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप समझने की कोशिश करें। एक आर्टिकल है जिसका मैं लिंक भी यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ, उसके मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा लॉस किया। न्यूज़ इंटरनेशनल की माने, पता नहीं, आई डोंट नो दिस फिगर इज करेक्ट और रॉन्ग, कोई बेहतर अगर बंदा इस पे कमेंट करना चाहेगा, बट इस आर्टिकल को अगर हम पढ़ें तो तकरीबन टोटल कॉस्ट ऑफ वॉर $500 बिलियन मानी जाती है। अच्छा, ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट क्योंकि जब वॉर स्टार्ट हुई, या वॉर के जो है वो पे जैसे आसान नज़र आना स्टार्ट हो गए थे कि इस रीजन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने वाला है, तो आप देखें कि दोनों कंट्रीज़ की स्टॉक मार्केट सबसे पहले गिरना स्टार्ट हो गए। ज़ाहिर है, स्टॉक मार्केट्स गिरेंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जीडीपी का 1% आपके जो एसेट्स होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, दोनों मुल्कों ने अपने एयर स्पेस एक दूसरे के लिए बंद कर दिए, इनके एयर स्पेस के लॉसेस भी एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। अच्छा, कुछ फ्लाइट तो ऐसी थी जिनको लैंड इंडिया में करना था, ये पाकिस्तान से होकर गुजरती थी, और कुछ फ्लाइटें ऐसी होती हैं जो कि लैंड पाकिस्तान में होना है बट इंडिया से होकर गुजरती हैं। तो ये जो भी लॉस जो था वो इनकी एविएशन इंडस्ट्री को पेश आया। इसके साथ साथ ये जो वॉर लड़ने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, दे कम एट अ कॉस्ट। इंडिया का रफ़ाइल तैयार है, अगर हम 2 या 3 भी मान के चलें, तकरीबन जो है $1 बिलियन तो इसी का लॉस हो गया। इसी के अलावा और भी अगर इनके 2 प्लेन माने गए, ड्रोन्स की माने तो माने गए, ड्रोन्स की अगर हम नंबर्स की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गिराए गए, और प्लेन हवा में उड़ रहे हैं। ये जो वॉर प्लेन्स होते हैं, ये जो टैंक्स हैं, ये जो शेलिंग है, ऑल कम एट अ कॉस्ट। तो ये जो टोटल कॉस्ट वंस अगेन ये इदारा जो है वो क्लेम कर रहा है
दिस गोज टू $500 बिलियन। इस न्यूज़ आर्टिकल में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी लिखी थी कि ये जो इंडिया ने एक्टिविटी की बैटल रेडीनेस होने के लिए तकरीबन $19 बिलियन की इंडियन साइड को पड़ी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन तक पाकिस्तान को एक्सपेंस लगा फॉर दिस बैटल रेडीनेस। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो इन 2 दिनों में वेडनेसडे और थर्सडे की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली इन 2 दिनों के अंदर मार्केट ने अप्रॉक्सीमेटली साढ़े 8-9 हज़ार पॉइंट्स की कटौती हमें देखने को मिली। मार्केट होल्ड भी लगा इस पूरे अरसे में, और सीज फायर के बाद ही हमें इसका रिटेलिएटरी एक्शन भी नज़र आता है, रिवर्स एक्शन भी नज़र आता है कि एक ही दिन में मार्केट जो है वो तकरीबन 10,000 पॉइंट्स बढ़ जाती है। तो एक तरफ तो वॉर का नुकसान था, और जैसे ही आप देखते हैं सीज फायर की अनाउंसमेंट होती है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ जाती है। निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी इंडेक्स जो कि इंडिया का इंडेक्स है उसकी बात करें तो उसने बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को तो नहीं मिली, बट जब वॉर सिचुएशन थी तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था, क्योंकि जाहिर है इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो कभी भी आपके मुल्क में पैसा नहीं लगाएगा जब आप एक वॉर सिचुएशन के अंदर हो गए, इवन इफ द कंट्री इज़ इंडिया। तो वहाँ के ऊपर भी, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी प्रेशर आया। वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज भी इट्स नॉट दैट मच, बट कुछ वहाँ पे भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नेगेटिव रोल नज़र आया, नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आए। और जो सीज फायर अनाउंस होती है उसके बाद भी उनके जो है स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो बढ़ी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। सीज फायर के बाद भी अब तक जो 2 कंट्रीज़ क्लेम कर रही हैं वो ये कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि इंडिया को ये जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई है उसको दोबारा से जो है उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। और इंडिया का ये क्लेम है कि पाकिस्तान को इन नॉन स्टेट एक्टर्स को पनिश करने की ज़रूरत है और उनके अगेंस्ट को एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो देखते हैं आगे जाके इस सिचुएशन के अंदर मज़ीद क्या इजाफा होता है, और क्या ये जो कंट्रीज़ हैं आपस में किस तरीके से जो है नेगोशिएट करती हैं, और ये जो कंट्रीज़ हैं किस तरीके से अपना पल्ला जो है वो भारी करती हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इंटरनेशनल मीडिया का जो रोल है ना वो पेश करने की ज़रूरत है। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि आखिर इंटरनेशनल मीडिया जो है इतनी रिलायबल क्यों होती हैं, कि इनका जो रिपोर्ट करने का जो तरीका होता है ना वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होता है। वो किसी के, इवन दो वो शहर किसी एक कंट्री की तरफ टिल्टेड होती हैं, पूरी दुनिया को पता है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है टुवर्ड्स इंडिया, बट उनका ये जो कवरेज ऑफ द होल सिनेरियो था काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल था, और काफ़ी ज़्यादा हमें भी सीखने की ज़रूरत है बीइंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के किस तरीके से मीडिया को जो है वो न्यूट्रल होकर जो है सवाल भी पूछने चाहिए, और किस तरीके से जो है न्यूट्रल लेके कवरेज करनी चाहिए। इसी इंटरनेशनल मीडिया की बात करें तो द वायर पे करण थापर जो एक जर्नलिस्ट है, उनके शो में एक लेडी थी जो कि डिफेंस एनालिस्ट थी और इंडिया पाकिस्तान के इस पूरे सिनेरियो को, पिछले सिनेरियोस को काफ़ी ज़्यादा कवर करती थी। उनका भी ये कुछ इस तरीके का क्लेम था कि इस वॉर सिनेरियो के अंदर जो पाकिस्तानी ऑब्जेक्टिव्स थे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव हुए, और इंडियन नैरेटिव जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है फॉल का शिकार रहा। और वंस अगेन जो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन जो आर्मी के क्लेम्स थे, क्योंकि वो उसको प्रॉपर प्रूफ के साथ बैक नहीं कर पा रही थी, तो कोट एंड कोट शी सेड दिस वर्ड कि द वर्ड्स वर बकवास। तो उनका ये कहना था कि वो जो बातें कर रहे थे उसी तरीके से 2019 का भी उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि 2019 में भी इंडियन मीडिया क्लेम करी थी पाकिस्तान का F-16 जहाज़ गिरा दिया, और अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ हमारे जहाज़ को गिराया। वंस अगेन ऐसे कोई प्रूफ नज़र नहीं आ रहे, तो यहीं पे मैं बार बार ये बात को कह रहा हूँ कि वॉर ऑप्टिक्स एक नया टर्म सीखी हमने इस पूरे सिनेरियो के बाद, और वॉर ऑप्टिक्स को कैसे टैकल करना है ये दोनों कंट्रीज़ को या हर कंट्री को सीखने की ज़रूरत है। और इसको देखते हुए ये बात भी हमें समझ में आती है, और ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर इज़ टू बिग टू इग्नोर। हमें इन 3 दिन के अंदर इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके से लोग एंजाइटी के अंदर आ जाते थे। आपके सर के ऊपर ड्रोन्स चल रहे थे, जैसे कि हम कराची की बात कर रहे हैं, कराची के अंदर ड्रोन्स आ गए थे, या अगर आप उनकी मीडिया को देखो तो आपका शहर तबाह हो चुका था, और आप हमारी मीडिया को देखो तो आप उनके शहर में घुस चुके होते थे। इस तरीके के जो सिनेरियोस थे, और वंस अगेन द पीपल ऑफ कश्मीर जिनको हम निगलेक्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ जितनी अमवात हुई हैं, जितनी लोगों को परेशानी हुई है, दैट इज़ टू वे। और कहीं ना कहीं हमें इसी चीज़ को देखते हुए इस बात को समझना होगा, अपनी गवर्नमेंट से इस बात का सवाल करना होगा कि भाई इस मसले को फाइनली हल करो, जो एक दूसरे की मदद कर सकते हो एक दूसरे की मदद करो, और इस मसले के तहत ये जो ह्यूमन लाइफ या जो ह्यूमन कॉस्ट है इसको ख़त्म करो। कब तक जो है ह्यूमंस जो हैं, ये जो इंसानी जानों के थ्रू हम इस बात को अंदाज़ा देते रहेंगे या इस मसले को आम देते रहेंगे। एंड it has come to a time when this matter should be resolved by both the parties on the table। और अगर आपको इंटरनेशनल मेडिएशन चाहिए तो इंटरनेशनल मेडिएशन भी लेके आओ, अपने साथ कोई गारंटीज लेके आओ, कुछ भी करो, इस मसले को हल करो। तो ये
पूरा जो सिनेरियो है, इसने जिस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाया है, ये तो आगे जाके पता चलेगा कि मज़ीद और कितना इसके अंदर इजाफा होता है या कमी होती है। बट एज थिंग स्टैंड्स वी मस्ट इम्प्रूव। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को भी लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो में किसी किस्म की भी कोई कमी लगती है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, वो आप हमें ईमेल पे भी बता सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये बात भी बता सकते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में आपका क्या अमल था, कौन जीता कौन हारा, किसके क्लेम कितने अच्छे थे कितने बुरे थे, आप भी ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके साथ साथ अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस टाइप की वीडियोस बनाएं और किसी ऐसे टॉपिक की वीडियो बनाएं जो अब तक मैंने नहीं बनाई है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आप इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। जज़ाकल्लाह।